हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUT का प्रैक्टिस टेस्ट 18th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोगों ने जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक के भी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा और फिर उस क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब अगर अभी तक आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो 15th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। फर्स्ट में आपने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब जो सेकेंड क्लास है ये आपकी 15 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। मैंने आपको पहले बताया है कि जो है एक प्रैक्टिस टेस्ट आपके दो पार्टों में आपको मिलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में 12 to 14 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी आपके 12 to 14 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टोटल मिला के 25 से 28 क्वेश्चन तक या किसी में 27 क्वेश्चन तक आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है 17 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो है 18th का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और ये उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। और इसकी जो क्लास है वो आपकी 15 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। मतलब आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना। कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी, ताकि क्वेश्चन का कलेक्शन भी बढ़ता जाए, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए। क्योंकि रीजनिंग टफ नहीं है, रीजनिंग में केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रीजनिंग के हर एक टॉपिक क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग तो केवल एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से हर एक टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये 15th क्वेश्चन है, और अगर हम बात करें आज की क्लास की तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यूनिटी UNITY इज रिटन एज FMRGB, हाउ विल TRANQUIL बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में TRANQUIL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको बता रहा हूं कि इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। अब बात जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग की आती है बात होती है अल्फ़ाबेट की, और जैसे ही बात अल्फ़ाबेट की आती है बात होती है A to Z की, और जैसे ही बात A to Z की आती है बात होती है 1 to 26 की। मैंने आपसे हर बार कहा, जब भी बात अल्फ़ाबेट की है, जब भी क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड पूछा जाए, हमेशा आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को उसके कोड के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब अगर कोड की बात करें तो भाई देखो अल्फ़ाबेट तो सबको पता है, अल्फ़ाबेट आप सबको आ रहे हैं। आज अल्फ़ाबेट आप आज से नहीं बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप भी बोलेंगे सर क्या आप फिर से वही ABCD पढ़ा रहे हैं। ABCD तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में उसके कोड याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। कि A पहले नंबर पे आता है, Z आपका 26 नंबर पे आता है। ऐसे हर एक अल्फ़ाबेट का एक पोजीशन है, एक प्लेस नंबर है। उस प्लेस वैल्यू के माध्यम से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब जो है कोडिंग डिकोडिंग में दो चीज़ें आपको मेन याद रखनी है, एक अल्फ़ाबेट का अपोजिट और एक अल्फ़ाबेट का कोड, ठीक है ना। जैसे अगर हम कोड की बात करें तो भाई देखो सीक्वेंस में अगर चलें तो A, फिर आपका B, C, D, E, फिर क्या आएगा आपका F, फिर G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
एक्स वाई और देखो ये हो गया जेड। अगर हम इनके प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखो A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 फिर आपका Y25 एंड Z हो जाएगा आपका 26। ओके, तो ये तो सीक्वेंस में हम लोगों ने लिखा, आपको रैंडम भी याद रखना है। कोई आपसे कहे U तो आप बोलेंगे 21, कोई बोलेगा आपसे J तो आप बोलेंगे 10, कोई बोलेगा आपसे Q तो आप बोलेंगे 17। ये रैंडम में भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो एक तो आपको कोड याद रखना है। कोड कैसे याद रखना है, एक बार मैं आपको पढ़ाता हूं, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको, 1 से 2 बार आप दिन भर में उसको पढ़ते रहिए, अपने आप सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो अब जरा बात कर लेते हैं अपोजिट की। मैंने आपसे 2 चीजें कही, 2 चीज आपको याद रखना है, एक अल्फाबेट का कोड और एक अल्फाबेट का अपोजिट। तो अब ये अपोजिट कैसे हम याद रखेंगे, तो देखो अपोजिट की अगर हम बात करें तो जैसे 1 to 26 है, अगर इसको हमको 2 पार्टों में डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह 13 आ जाएगा। जो 13 आ गया देखो, तो आपका एक पार्ट हो गया A से M, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और एक पार्ट हो गया N से Z, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है ना भाई। किसी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है, 2 से हमने भाग दिया, कितना आ गया 13। फर्स्ट पार्ट में 30 लेटर, सेकंड पार्ट में 30 लेटर, तो फर्स्ट पार्ट में A से M तक आएंगे, सेकंड पार्ट में N से Z तक आएंगे। अब देखो अपोजिट की डिफिनीशन कैसे आप पहचानेंगे कि दोनों अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर देखो क्या करना है, एक अल्फाबेट आपको लेना है फर्स्ट पार्ट से और एक अल्फाबेट लेना है सेकेंड पार्ट से। जो 2 अल्फाबेट आप ले रहे हैं उन दोनों की जो प्लेस वैल्यू है उसका अगर हम उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल जो एडिशन है, टोटल जो सम है वो 27 होना चाहिए। तो वे दोनों अक्षर एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। जैसे सपोज करो A आपने ले लिया फर्स्ट पार्ट से और Z ले लिया आपने सेकेंड पार्ट से। A का कोड 1, Z का 26, 1 + 26 कितना हो गया आपका 27। इसी प्रकार से फर्स्ट पार्ट से आपने ले लिया B और सेकंड पार्ट से आपने ले लिया Y, तो B का कोड 2, Y का 25 कितना हो जाएगा 27। तो 2 जो अल्फाबेट आप ले रहे हैं उन दोनों के कोडों को जोड़ने पर टोटल जो सम है वो 27 होना चाहिए। अगर 27 हो रहा है तो वे अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। क्लियर है। तो अब यहां से देखो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत से अल्फाबेट लेंगे और सेकेंड पार्ट से लास्ट से लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अल्फाबेट आप पहचान जाएंगे कि जो दोनों अल्फाबेट हैं उन दोनों की जो कोड है उनको आपस में ऐड करने पर जो टोटल सम है ना वो 27 हो जाना चाहिए। अगर 27 हो रहा है तो वो दोनों अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं, देखो A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट होता है W, E का अपोजिट होता है V, F का अपोजिट होता है आपका U, इसके बाद देखो G का अपोजिट होता है आपका T, H का अपोजिट होता है S, I का अपोजिट होता है आपका R, J का अपोजिट होता है आपका Q, K का अपोजिट होता है आपका P, और L का अपोजिट होता है O, और M का अपोजिट होता है आपका N। देखो हर एक अल्फाबेट, दोनों अल्फाबेट के अगर कोड को आप जोड़ेंगे तो टोटल जो एडिशन, टोटल जो सम 27 आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप कुछ हिंदी वर्ड्स के द्वारा भी याद रख सकते हैं। जैसे A से Z के लिए हम लोग यूज करते हैं आज़ादी, ठीक है ना। B से Y के लिए बाय बाय, C से X के लिए 6, D से W के लिए ड्यू, ठीक है ना। E से V के लिए इवनिंग, इसके बाद F से U के लिए उफ या फ्यू, ठीक है ना। G से T के लिए GT रोड, I से R के लिए इंडियन रेलवे, ठीक है ना। सॉरी, H से S के लिए हाई स्कूल, I से R के लिए इंडियन रेलवे, J से Q के लिए जैक क्वीन, K से P के लिए KP या PK, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। L से O के लिए लो,
और M से N के लिए मन। आप भी वर्ड बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैंने बताया वहीं से याद रखने हैं। आप कुछ वर्ड बना लें जिससे आपको ये याद रहे, ठीक है ना। लेकिन डिफिनीशन क्या कहती है कि दोनों अल्फाबेट जो लिखे हैं उन दोनों के जो कोड हैं, अगर उनके कोडों को हम आपस में ऐड करें तो टोटल सम 27 अगर हो रहा है तो वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम वहां से निकालेंगे मेथड, और जो मेथड लगेगा उसी को अगले में लगा देंगे। जैसे यूनिटी को क्या लिखा गया है, UNITY को लिखा गया है FMRGB। अब देखिए जरा इनके सबसे पहले कोड लिख लीजिए। देखिए U है 21, N14, I9, T20, Y25, F6, M13, R18, G7, B2। अब देखो एक चीज जरा देखिए, 21 + 6 कितना हो गया, 27। 21 प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27। 9 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 27। 20 + 7 कितना हो जाएगा, 27। 25 + 2 कितना हो जाएगा, 27। तो ये सारे एक दूसरे के क्या लिखे हैं, अपोजिट लिखे हैं। देखो उफ लिखा है, मन लिखा है, इंडियन रेलवे लिखा है, GT रोड लिखा है, बाय बाय लिखा है। भाई अगर B का Y है तो Y का B ही तो होगा। अब देखो आपसे पूछा गया तो बता दीजिए, बताइए भाई TRANQUIL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अब जैसे ही आप पहचान गए कि सारे अपोजिट लिखे हैं, आपको अब आंसर लिखने में टाइम नहीं लगेगा। देखो GT रोड तो G आ जाएगा, इंडियन रेलवे तो I आ जाएगा, आज़ादी A का Z, मन M का N, जय क्वीन तो Q का J, उफ U का F, इंडियन रेलवे तो I का R, लो L का O। अब देखो O तो केवल लास्ट में, दो में, पहले में और चौथे में, तो B और C तो आंसर होंगे नहीं। अब देखो GIZ है तो आंसर A आपका सही होगा, क्योंकि इसमें GM है, GIZ है शुरुआत में, तो आंसर A आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी अपोजिट से क्वेश्चन आते हैं तो पहचानने का तरीका क्या है कि भाई जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उन दोनों अल्फाबेट के जो कोड हैं उनका टोटल सम यदि 27 हो रहा है दोनों का, तो वे एक दूसरे के अपोजिट लिखें। अगर एक बार आप पहचान गए तो फिर आज़ादी, बाय बाय, 6 ड्यू, ठीक है ना, इवनिंग, उफ, और इसके बाद आपका जो है GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जय क्वीन, KP एंड लो और मन के द्वारा आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गरिमा इज टॉलर देन सरिता बट नॉट टॉलर देन रीना। रीना एंड तान्या आर ऑफ द सेम हाइट। ओके, गरिमा इज शॉर्टर देन अनु। Amongst all the girls who is the shortest? गरिमा सरिता से लंबी है लेकिन रीना से लंबी नहीं है। रीना और तान्या की लंबाई समान है। गरिमा अनु से छोटी है। सभी लड़कियों में सबसे छोटी कौन है? अनु है कि रीना और तान्या है कि गरिमा है कि सरिता है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रैंकिंग टेस्ट से। अब रैंकिंग टेस्ट से पूछा गया है भाई, तो यहाँ पर देखो कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो जिससे बड़ा है, जो टॉल है वो ऊपर, जो शॉर्ट है वो नीचे। जैसे यहाँ पे तो शुरुआत में कहा जा रहा है गरिमा इज टॉलर देन सरिता बट नॉट टॉलर देन रीना, तो आपने यहाँ पे गरिमा को लिखा, गरिमा इज टॉलर देन सरिता, तो गरिमा बड़ी है तो उसको ऊपर लिख दिया, सरिता को नीचे लिख दिया। बट नॉट टॉलर देन रीना, तो रीना तो गरिमा से भी बड़ी है, तो रीना को गरिमा के ऊपर लिख दिया। तो रीना जो है भाई सरिता से भी बड़ी होगी हाइट में। जब भाई गरिमा जो है सरिता से बड़ी है और रीना सरिता से बड़ी, तो रीना जो है गरिमा से बड़ी है, तो रीना जो है सरिता से भी बड़ी है। आगे देखो क्या कर रहा है, रीना एंड तान्या आर ऑफ द सेम हाइट। रीना और तान्या की जो हाइट है, रीना और तान्या की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है लास्ट में,
कि गरिमा इज शॉर्टर देन अनु, गरिमा जो है वह अनु से छोटी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और बनाते हैं, देखो गरिमा जो है अनु से छोटी है, तो अनु जो है गरिमा से क्या है, लंबी है। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये है आपकी थर्ड कंडीशन, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, अब एक चीज समझिए, अगर इन तीनों कंडीशन को हम मिलाते हैं तो आपने कहा कि अनु जो है वह गरिमा से लंबी है, ठीक है ना। तो एक चीज तो क्लियर है कि गरिमा फिर इसके बाद सबसे नीचे कौन होगा, सरिता। अब देखो जो अनु है वो भी गरिमा से लंबी है। इसके अलावा रीना भी गरिमा से लंबी है। रीना और तान्या सेम हाइट की हैं, तो तान्या भी आपकी गरिमा से लंबी होगी। तान्या भी गरिमा से क्या होगी, लंबी। क्यों? क्योंकि रीना और गरिमा सेम हाइट की हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर पूछा जाए सबसे लंबा कौन है, अगर सबसे टॉलेस्ट पूछा जाता तो आंसर आप नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि अनु और रीना के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है भाई, इनके बारे में कोई कंपैरिजन दिया ही नहीं गया कि अनु रीना और तान्या से बड़ी है कि उनसे छोटी है। लेकिन हमसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है, शॉर्टेस्ट पूछा गया हु इज द शॉर्टेस्ट, तो आंसर आपका सरिता हो जाएगा। आंसर आपका सरिता हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी हाइट में सरिता है। क्योंकि सरिता से बड़ी गरिमा है, गरिमा से जो है अनु भी हाइट में बड़ी है और रीना भी बड़ी है। रीना तान्या सेम हाइट की हैं, इसलिए तान्या भी गरिमा से बड़ी है। तो सबसे शॉर्टर कौन है आपकी, सरिता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरिता आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हुए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जो है सीरीज टॉपिक से। किस टॉपिक से पूछा गया, सीरीज से। अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। 6 क्वेश्चन मार्क 15, 27, 51, 99। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा कि 12 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका पूछा गया सीरीज टॉपिक से। अगर हम बात सीरीज की करते हैं, तो सीरीज दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक नंबर सीरीज, ओके, और एक पढ़ते हैं हम अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो नंबर सीरीज से पूछा गया है। अल्फाबेट सीरीज में भी आपकी दो टाइप से सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, एक कैपिटल लेटर सीरीज और एक स्मॉल लेटर सीरीज, ठीक है ना। तो स्मॉल लेटर सीरीज को हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें स्मॉल लेटर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका नंबर सीरीज से। अब क्वेश्चन है कि अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब देखिए आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 6 क्वेश्चन मार्क 15, 27, 51, 99। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न चलेगा, इनके बीच जो भी है एक पैटर्न लगेगा, एक क्रम लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जो भी एक मेथड निकलेगा, जो भी पैटर्न होगा ना, वो एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो दिया है 6, अब यहाँ पे हमें बताना है कि भाई क्या आएगा। फिर यहाँ पे दिया है गया है आपका 15, फिर दिया गया है 27, फिर दिया गया है 51 और फिर दिया गया है 99। तो अब हम क्या करते हैं, देखो कुछ रूल मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर सीरीज एक सामान्य अंतराल से बढ़ रही है तो उनके बीच कुछ ना कुछ, अगर बढ़ रही है कुछ ना कुछ प्लस होगा, अगर घट रही है तो कुछ ना कुछ माइनस होगा। अगर एक बहुत बड़े अंतराल से सीरीज बढ़ रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। अगर एक बहुत बड़े अंतराल सीरीज घट रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ डिवीजन होगा। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक छोटा सा अंतराल है हर नंबर के बीच में, तो अगर इनके बीच हम डिफरेंस निकालते हैं, देखो तो अभी क्वेश्चन मार्क को आप भूल जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसको अभी भूल जाइए आप।
अभी आप पहले इनको चेक कर लीजिए, यहां से आपको एक सीक्वेंस मिल सकता है। जैसे 15 से 27 कैसे आएगा, आपने कहा प्लस का 12 कर दीजिए। 27 से 51 कैसे आएगा, देखो जरा, तो 11 में से 7 गए तो 4, और 4 में से 2 गए तो 24 आ जाएगा। जो है यहाँ पे 51 में कितना प्लस करें कि 99 आ जाए। 51 में कितना प्लस करें तो ये जाएगा आपका 848। अब देखो यहाँ पे भी एक सीरीज बन रही है, अगर आप देखें 12 2 जा हो जाएगा 24, 24 2 जा हो जाएगा आपका 48। तो अब इधर भी देखो यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ पे ऐसी संख्या रखो कि इसमें हम 6 ऐड करें तो यहाँ पे आपका 15 आ जाए। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में से यहाँ पे 9 ले लो। अगर 9 रखते हैं तो यहाँ तो 9 और प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 12, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 9। देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12, 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इंटू 2 कर दो, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में आपका 9 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले उनके बीच का डिफरेंस निकाला, फिर देखो उसमें भी एक सीरीज बन रही है कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो क्वेश्चन में क्या रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज से पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज से है कि अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीरीज में अल्फाबेट सीरीज से लिया गया है। अब देखो यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है POQ, फिर दिया गया SRT, फिर दिया गया VUW, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जरा देखिए, अब अगर अल्फाबेट की बात होती है तो अल्फाबेट को हम जो है सॉल्व करते हैं उसके कोड के द्वारा। जैसे बताया ना कि A1 B2, जब भी अल्फाबेट की बात आए तो 1 to 26 की ही बात हमें करनी है। A1 B2 C3, ठीक है ना, D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 B22 W23 X24 Y25 Z26। अब जरा देखिए यहां पे जैसे दिया गया POQ, अब इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जो है P का रिलेशन फर्स्ट का इस फर्स्ट से पहले देखेंगे, इस फर्स्ट का इस फर्स्ट से देखेंगे। मतलब यहां पर देखो फर्स्ट लेटर क्या आपका इसमें P, तो P का रिलेशन आप S से देखिए, फिर S का रिलेशन आप W से किसे V से देखिए। अब अगर हम इनके कोड को यहाँ पे लिखते हैं, देखो फिर यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे अगर कोड लिखे देखो तो ये P आपका 16 है, S 19 है और V 22 है। अब देखो 16 से आगे 19 कैसे आएगा, तो आपने कहा प्लस का 3 कर दीजिए। 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 हो जाएगा 22, तो 22 प्लस 3 कर दो आपका 25, तो यहाँ पे y आएगा। शुरुआत में y आएगा, तो y दो ही ऑप्शन में है। देखो तो पहला और दूसरा तो आपका गलत है, C और D दो में ही y आया है। अब जरा आगे देखिए, सेकंड को जरा चेक करते हैं। सेकंड में आपका इधर O है, फिर आपका इधर कितना है आपका सेकंड में यहाँ पे R, यहाँ पे कितना है आपका U, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। देखो जरा, तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे देखें तो O का कोड कितना होता है 15, R 18, U 21। अब देखो 15 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस का 3 21, तो 21 में जब प्लस का 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 होता है आपके X का कोड। 24 किसका कोड होता है, X का होता है, तो यहाँ पे X आ जाएगा। अब जरा देखो फिर लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में है आपका Q, लास्ट में है यहाँ पे Q, ठीक है ना, Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे आपका T है, यहाँ पे आपका क्या है W है, देन यहाँ पे क्या आएगा देखो जरा, तो आपने कहा Q का कोड है 17, T है 20, W 23। देखो 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 3 हो जाएगा 26,
और 26 होता है जेड का कोड, तो YXZ आपका सही आंसर आ जाएगा। YXZ, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो YXZ आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। तो जब भी बात अल्फ़ाबेट की है, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को हमेशा अल्फ़ाबेट के कोड के द्वारा ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखो 19 जो दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग डॉलर। एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर एक पासे की ये 3 स्थितियां दी गई हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अब एक चीज जरा समझ लो, आपको यहाँ पे डॉलर के अपोजिट में कौन सा सिंबल होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम बात डाइस की करते हैं तो एक पासे की 6 सतहें होती हैं, ठीक है ना। डाइस जो है, अगर हम डाइस की बात करें तो एक डाइस होता है और एक क्यूब होता है, ठीक है ना। डाइस भी आपकी 3D आकृति है, क्यूब भी आपकी 3 डायमेंशनल है, 3D आकृति है, ठीक है ना। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो भाई देखो, डाइस में भी 6 सरफेस होती हैं और आपके 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होती हैं। यही चीज हम क्यूब में भी पढ़ते हैं, लेकिन डाइस में हम बात करते हैं केवल सरफेस की, ठीक है ना। जैसे एक बॉक्स है, अब एक बॉक्स है तो बॉक्स में जो डाइस उसको मान लो तो उसमें हम केवल बात करेंगे सरफेस की। और सरफेस की कैसे, देखो जैसे ये बॉक्स है तो अब इसमें 6 सरफेस है, एक आप टॉप है तो एक बॉटम है, एक फ्रंट है तो एक बैक है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, होगी कि नहीं होगी। अब वही चीज यहां पर है, देखो तो डाइस हमेशा एक होता है, उसकी पोजीशन कितनी भी हो सकती हैं। अभी तक एग्जाम में जो है आपके 4 पोजीशन तक जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। तो स्थितियां आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन डाइस हमेशा एक होता है, ठीक है ना, डाइस हमेशा एक होता है। अब देखो यहाँ पर 3 स्थितियां आपको दी गई हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या तीनों पोजीशन हमें यूज करना जरूरी है क्या। तो मैंने कहा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप तीनों पोजीशन यूज करें, ठीक है ना। किन्हीं भी 2 पोजीशन को आपको लेकर के अपना आंसर निकालना है, ठीक है ना। जिन 2 पोजीशन से आपका आंसर निकाला जाए उन 2 पोजीशन को आपको ले लेना है। अब जैसे आप एक चीज जरा समझ लो, जब भी आपकी मोर देन 2 पोजीशंस आए, आपको केवल 2 रूल लगाने हैं। पहला रूल क्या है, मैं आपको डाइस के पोजीशन के आधार पर समझाता हूं। पहला रूल ये लगाना है कि उन 2 स्थितियों को लेना है। जैसे मान लो मैंने ये 2 पोजीशन बना ली, ये 2 पोजीशन मैंने इस प्रकार से बना दी, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। मैंने आपसे कहा कि 1 to 26 यहाँ पे नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके नंबर लिखे हुए हैं। इस एक डाइस में इसकी 2 पोजीशन दी गई हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये आपको ये पहला रूल लगाना है जब 2 कंडीशन आ जाए कि 2 स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो, 2 स्थितियों में कोई एक अंक क्या हो, कॉमन हो। तो हम कैसे करेंगे वहां पर, जैसे यहां पर देखो ये दोनों स्थितियां हैं और इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, 3। अगर आप देखें तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो जो कॉमन अंक है उसको बेस मान के दोनों को क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए। जैसे पहले को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद आपका क्या आएगा, 2 आएगा। देखो ऐसे आप मूव कराएंगे, ये होता है क्लॉकवाइज। दूसरे में अगर देखा 3 के नीचे 3 लिख लो, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1। देखो यहाँ से जहां पर आपका कॉमन अंक लिखा होगा वहीं से आपको क्लॉकवाइज उसको मूव करा देना है। तो अब देखो 4 के नीचे क्या आया, 5, 4 के नीचे क्या आया, 5, और 2 के नीचे क्या आया, 1। तो 4 का अपोजिट हो गया 5, 2 का अपोजिट हो गया 1, और एक आपका अंक बचा है 6, क्योंकि 1 to 6 आपके नंबर लिखे थे, 6 सतहें होती हैं, एक अंक आपका बच गया 6, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है ना। जो अंक या जो सिंबल कोई कुछ भी दिया हो, जो जिसके विपरीत होगा वह उसके बगल में नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखो एक रूल दूसरा कौन सा लगाते हैं,
दूसरा जरा समझ लो, दो पोजीशन लीजिए जिनमें कोई दो अंक समान हो। दो पोजीशन वो आप ले सकते हैं जिनमें कोई दो अंक आपके कॉमन हो, समान हो। जैसे ये दो स्थितियां ले ली हमने, यहाँ पर भी 1 to 26 लिखे हुए हैं नंबर हैं, यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका सपोज करो जो है कितना है आपका 6 है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे दोनों में दो नंबर कॉमन है। अब यहाँ पर एक चीज दिमाग में आती है, जो कॉमन नंबर होंगे दोनों में, उन दोनों की सरफेस सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनकी सरफेस सेम हो चाहे उनकी सरफेस डिफरेंट हो, बस दो नंबर कॉमन होने चाहिए। अगर दो नंबर कॉमन हैं तो दोनों कॉमन नंबर्स को निकाल के बाहर कर दो। 4 6 दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो एक तो आप ये रूल लगा सकते हैं, एक आप ये रूल लगा सकते हैं। अब जरा देखिए कौन सा रूल यहाँ पे आपको ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है ना। दो अंक जो है, हाँ, और उन दो स्थितियों को आपको कभी नहीं लेना, उन दो स्थितियों को आपको नहीं लेना जिनमें कोई भी अंक आपका कॉमन ना हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंक की, अब यहाँ पे दिया है सिंबल, तो कोई बात नहीं, आप सिंबल देख लेंगे, रूल वही है, रूल समझ में आ गया। अब आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ले लूँ, तो दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन है, डॉलर। क्या डॉलर के अलावा और कुछ कॉमन है? क्या डॉलर के अलावा और कुछ कॉमन है? क्या नहीं है? तो आपने कहा कि डॉलर आपने ले लिया। अब देखो डॉलर के बाद पहले को जरा क्लॉकवाइज घुमाइए, तो आपने कहा परसेंटेज आ जाएगा, फिर आपका स्टार आएगा। देखो ऐसे ही तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, यहां से इस प्रकार से, यहां पे देखो इस प्रकार से घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड की चर्चा करें तो यहाँ पे देखो क्या है डॉलर, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका प्लस, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो आपने कहा प्लस, प्लस के बाद ये सिंबल आएगा। तो देखो परसेंटेज के अपोजिट में प्लस हो जाएगा, स्टार के अपोजिट में ये सिंबल हो जाएगा, और डॉलर के अपोजिट में एंड हो जाएगा। डॉलर के अपोजिट में देखो ये एंड वाला सिंबल हो जाएगा। क्यों? जो जिसका विपरीत होता है उसके बगल में नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर एंड है, तो क्या डॉलर है यहाँ पर? कहीं भी नहीं दिख रहा ना, ठीक है ना। अब भाई 6 ही तो आपके सिंबल होंगे टोटल, तो 4 तो ये हो गए। अब एक सिंबल आपको इस तरह दिख रहा है एंड, ये किसके अपोजिट में जाएगा? आपका डॉलर के अपोजिट में। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे हम बात करें सेकंड और थर्ड ले सकते हैं? नहीं ले सकते, सॉरी, सेकंड थर्ड ले सकते हैं, बिल्कुल सॉरी, क्योंकि इसमें दोनों में प्लस कॉमन है। क्या कॉमन है? प्लस। आपका फर्स्ट थर्ड ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड में हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें आपका स्टार कॉमन है। तो इस प्रकार से आप उन दो किन्हीं भी दो स्थितियों को ले सकते हैं जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो या फिर दो नंबर कॉमन हो, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों रूल बता दिए। उन दो स्थितियों को नहीं लेना जिनमें कोई भी अंक आपका कॉमन ना हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? डॉलर के विपरीत क्या आएगा आपका? एंड आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका जो है, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथनों को सत्य माने और तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथन से निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट है पहला आपका कि सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, कुछ लड़के मेहनती हैं। दूसरा है नो इंटेलिजेंट आर बॉयज, कोई बुद्धिमान लड़के नहीं हैं। अब देखो कंक्लूजन है पहला आपका कि सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं हैं। दूसरा है कि ऑल हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, सभी मेहनती बुद्धिमान हैं। अब आपको आंसर देना है ए, बी, सी और डी के अकॉर्डिंग। ए कब देना है? ओनली फर्स्ट फॉलोज। बी कब देना है? ओनली सेकेंड फॉलोज। सी कब देना है? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। डी देना नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो।
अगर केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आंसर ए दीजिए, केवल दूसरा करता है तो आंसर बी दीजिए, पहला और दूसरा दोनों करते हैं तो आंसर सी दीजिए, और ना तो पहला ना दूसरा करते तो आंसर डी दीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। इस टॉपिक को जो है हम सिलोगिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो स्टेटमेंट कहेगा, देखो ऊपर आपको बता दिया जो स्टेटमेंट कहेगा उसको आपको सत्य मानना है। वो जो भी कहे, ठीक है ना, जैसा कहे वैसा आपको सही मान करके चलना है। स्टेटमेंट के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना, ठीक है ना। स्टेटमेंट अगर कहे कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट जो कहेगा उसको 100% सत्य मानना है। जो आप उसके आधार पे कंक्लूजन निकालेंगे वो भी 100% सही होना चाहिए, अर्थात यहाँ 50% के कोई चांस नहीं। 50% मतलब ना, नो, ठीक है ना। 100%, तो जो 100% कंक्लूजन निकलेगा वो भी 100% सही होना चाहिए। तो अब एक चीज जरा समझो, स्टेटमेंट जितनी जानकारी आपको देगा वो तो आपके लिए 100% है, और जो उसने नहीं बताया, जिसके बारे में उसने नहीं कहा, उसके बारे में आप 50% के हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी आप क्या बता रहे हैं, 100% नहीं। पॉसिबिलिटी 100% अंतर है ना। पॉसिबिलिटी मतलब मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और 100% मतलब ऐसा होगा ही होगा। जैसे एक बात समझो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये क्या है, ये आपका पॉसिबिलिटी है। अच्छा स्कोर हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, ये आपका कंक्लूजन है। तो यहां पर जरा देखो, अगर हम बात करें सिलोगिज्म की तो इसमें 3 वर्ड मेन होते हैं। एक आपका सम होता है, एक आपका नो होता है, और एक आपका ऑल होता है। देखो जरा तीनों के लिए समझ लो डायग्राम कैसे बनता है। जैसे स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा सम कैट आर रेट, सम कैट आर रेट, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो कैसा डायग्राम बनेगा, देखो ये हो गया कैट, ये हो गया रेट, ये हो गया कैट और ये हो गया रेट। सम कैट आर रेट, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो भाई जब कुछ बिल्ली चूहे हैं तो कुछ चूहे बिल्ली भी होंगे, ठीक है ना। तो कुछ के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर यही स्टेटमेंट ऐसा कह दे कि ऑल कैट आर रेट, ऑल कैट आर रेट, सभी बिल्ली चूहे हैं, तो ये हो जाएगा कैट और ये हो जाएगा सर्कल रेट का, ये हो जाएगा आपका रेट का। ऑल कैट आर रेट, सभी बिल्ली चूहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अगर ये दिया हो नो कैट आर रेट, नो कैट आर रेट, तो यहाँ पे इसके लिए बनेगा, ये हो जाएगा कैट का सिंबल, एक सर्कल, और ये हो जाएगा आपका रेट का सर्कल। कोई भी कैट रेट नहीं है, ठीक है ना। तो सम के लिए इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, ऑल के लिए इस प्रकार से, और नो के लिए इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए अपने स्टेटमेंट पे, और स्टेटमेंट के थ्रू हम बनाते हैं डायग्राम। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, तो ये हो जाएगा आपका एक सर्कल बॉयज का और एक सर्कल हार्ड वर्किंग का। सपोज करो ये हो गया बॉयज का, तो ये हो जाएगा आपका हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है, ओके। देखो सम की बात, सम वाला ये हिस्सा आपका दोनों में कॉमन है, ये वाला, ये आपका सम हिस्सा दोनों में कॉमन है। अगला क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, नो इंटेलिजेंट आर बॉयज, नो इंटेलिजेंट आर बॉयज, ये हो गया सर्कल इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट, नो इंटेलिजेंट आर बॉयज, कोई भी बुद्धिमान लड़का नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए कंक्लूजन पे। पहला क्या कह रहा है, सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है। अब एक चीज बताइए, जो स्टेटमेंट है उसमें आपको हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट के बारे में, के रिलेशन के बारे में कोई जानकारी दी गई है क्या? कोई जानकारी नहीं दी गई। भाई यहाँ पर तो जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया कुछ लड़के मेहनती हैं, सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, ये तो बताया गया, बॉयज और हार्ड वर्किंग के बीच रिलेशन को बताया गया, लेकिन हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट के रिलेशन के बीच में हमें कोई जानकारी जो है स्टेटमेंट में नहीं दी गई।
जब जानकारी नहीं दी गई तो पहला गलत हो गया, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। भाई जितना स्टेटमेंट हमसे कहेगा उतनी ही जानकारी हमें है और उसी को हमें 100% मान करके चलना है। क्लियर? सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है? ऑल हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, सभी मेहनती बुद्धिमान है, ये भी गलत। भाई जब उसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट के जो है इन दोनों के रिलेशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी दोनों के दोनों क्या है आपके गलत, पहला भी गलत दूसरा भी आपका गलत। क्लियर है? तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है ना। जैसे पहला दिया गया है GAMBOL, दूसरा दिया गया है GREGARIOUS, तीसरा दिया गया है GULLIBLE, चौथा दिया गया है GESTATION, पांचवा दिया गया है GELATINOUS। अब आपको ABCD बताना कौन सा आपका इनका सही क्रम होगा। तो डिक्शनरी का ऑर्डर मतलब ये होता है कि जैसे आप डिक्शनरी में कोई वर्ड खोजते हैं, अब आपको अगर A नंबर वाला वर्ड खोजना है, A से जो स्टार्ट होता है तो आप A वाले में जाएंगे, फिर इसके बाद B वाला आएगा, फिर C वाला, एक सीक्वेंस में मिलेगा ना आपको, उसी सीक्वेंस में यहां पर भी इनको लगाना है। अब जैसे मान लो सपोज करो A वाले में आप पहुंच गए, अब A वाले में भी कई A हैं, भाई A के बाद फिर A आएगा, A के बाद जिसमें A है वो वाले वर्ड मिलेंगे, A के बाद जिसमें B है फिर वो वाले वर्ड मिलेंगे, A के बाद जिसमें C है फिर वो वाले वर्ड मिलेंगे, सबसे लास्ट मिलेगा जिसमें A के बाद Z है वो वाला वर्ड सबसे लास्ट में आपको मिलेगा A वाले जो है ग्रुप में। तो अब यहाँ पर जैसे आपको ये सारे वर्ड दिए गए हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखिए कि इनका अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना, अर्थात इनके मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो पहला वर्ड आपका दिया गया है GAMBOL, दूसरा वर्ड दिया गया है GREGARIOUS, तीसरा दिया गया है GULLIBLE, चौथा दिया गया है GESTATION, पांचवा दिया गया है GELATINOUS। अब देखो जरा, अब यहां समझो, देखो सबसे पहले आप देखो जो वर्ड दिए गए हैं इनमें शुरुआत में कितने अल्फाबेट कॉमन हैं, जो 5 के पांचों आपके वर्ड में आए हों। तो आपने कहा अगर इन पांचों वर्डों की बात करें, देखो जी यहां पर भी है, जी यहां पर भी है, जी और जी, केवल जी ही शुरुआत में सब में कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं। अब देखो इसके आगे बढ़ो तो जी के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे यू है, इन दोनों में ई है। तो आपको यहां पर मिले कौन कौन से अल्फाबेट, एक ए मिला, एक आर मिला, एक यू मिला और एक ई मिला, ठीक है ना। तो दो में आपका ई है, एक में ए है, एक में यू है, एक में आपका आर है, एक और दो में आपका ई है। अब अगर इन चारों अल्फाबेट के क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले आपका ए आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद आपका आर आएगा, सबसे लास्ट में यू जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, देखिए ए केवल एक में है तो ये तो फर्स्ट पे आ जाएगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। अब देखो यू एक में है तो ये आपका सबसे लास्ट फिफ्थ में जाएगा और ये आपका फोर्थ में जाएगा, ये फोर्थ में जाएगा। सेकंड और थर्ड में यही दोनों तो आएंगे, क्योंकि सबसे पहले ए आया, ए एक में है, ए तो केवल एक में है ना, ए केवल एक में इसलिए फर्स्ट में आएगा। यू आपका सबसे लास्ट में जाएगा, यू भी एक में है तो ये सबसे लास्ट में वर्ड जाएगा। आर आपका जो है यू के पहले आएगा तो आर एक वर्ड में है इसलिए ये फोर्थ नंबर पे जाएगा। अभी इन दोनों में ई है, सेकंड थर्ड में कौन आएंगे जरा फिर चेक कर देखो। ई के बाद यहाँ यस है, यहाँ एल है,
ई के बाद यहाँ एस यहाँ एल, तो पहले एल आएगा फिर एस आएगा, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे और ये आ जाएगा आपका थर्ड नंबर पे। ये आ जाएगा सेकंड और ये आएगा थर्ड। देखो ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ नंबर, ये आपका फिफ्थ नंबर। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आपने कहा सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद आपका क्या आएगा, फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद आपका फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद आपका जो है सेकंड आएगा और सबसे लास्ट में थर्ड जाएगा। 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हमको पूरा भी लगाने की जरूरत नहीं थी, जैसे हमने कहा कि भाई सबसे पहले पहला आएगा और देखो फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया गया था, तो आप जो है तुरंत ऑप्शन को देख के भी टिक कर सकते हैं। अगर एक में ही है तो डायरेक्ट उसको टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। पूरा का पूरा आपको जो है एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, लास्ट तक जब सॉल्व करें तब पता चलेगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे आपने देखा कि एक ही ऑप्शन में 1 है, आप उसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया काउंटिंग ऑफ फिगर से। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर से, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है ना, अर्थात आकृतियों की गिनती। तो अब आपको बता रहे इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है ना, कितने त्रिभुज हैं इसमें, एक है, 5 है कि 7 है कि 10 है कि 9 है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो देखो कैसे हम इसको भाई सॉल्व करेंगे, कैसे यहाँ पे काउंट करेंगे। तो डायरेक्ट काउंट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखो ये आपका 1 2 3 4 और ये 5 तो आपके सिंगल सिंगल है। 5 जो है आपके सिंगल हैं। अगर मैं सिंगल नंबर की बात करूं तो सिंगल नंबर में कितने ट्रायंगल हैं आपके, सिंगल नंबर में आपके 5 ट्रायंगल हैं। अब एक काम करते हैं, इस जगह को हमने नाम दे दिया 6। ये ट्रायंगल नहीं था, इसको हमने नाम दिया है, इसको हमने केवल नाम दिया है। अब देखो ये तो सिंगल सिंगल हो गए जो आपके 5 बने हैं। अब अगर मैं डबल नंबर की बात करूं, जो डबल नंबर से मिलके बनेगा, ठीक है ना, तो देखो डबल कह सकते हैं, ट्रिपल कह सकते हैं। 3 नंबर से मिलके बनेगा, 3 नंबर से मिलकर ट्रिपल। ठीक है ना, ट्रिपल। देखो जरा, अगर आप देखें सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर, देखो एक आपको दिख रहा होगा 1 3 एंड 6 को मिला के बनेगा, 1 3 6 को मिला के एक आपका ट्रायंगल बनेगा। 2 से आ जाओ, एक बनेगा आपका 2 5 और 6 को मिला के बनेगा। ठीक है ना, 3 पे आ जाइए, एक आपको बनेगा जो है, एक अगर आप देखें तो आपको बनेगा ये वाला 3 3 5 एंड 6 को मिला के, 3 5 6 को मिला के एक बनेगा। 4 पे आ जाओ, 4 पे अगर आप देखें तो बनेगा 4 से ले लो, 4 1 और 6 को मिला के बनेगा, 4 1 और 6 को मिला के बनेगा। अगर आप 5 पे आ जाएं तो आप देखेंगे कि एक आपका मिलेगा जो है 5 2 और 6 को मिला के, नहीं तो हो चुका, 5 2 6 तो आपका हो चुका ना। तो आपने कहा अगर हम देखें भाई, देखो ये 5 2 6 ये तो हो चुका। अगर हम 5 से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, 5 5 3 6 वाला भी हो चुका। 3 कितने हो गए, देखो ये 1 2 3 4, तो 5 और 4 कितना हो गया आपका, 9 ही तो हुआ। और तो कोई छूट तो नहीं रहा भाई, एक ये वाला बन गया। ठीक है, ये हो गया, और ये वाला भी हो गया सेकंड। ये थर्ड से यहाँ पे ये देखो ये हो गया। फोर्थ से आपका जो है ये वाला हो गया 4 2 6 वाला। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें 5 से, तो 5 से एक आपका बनेगा 5 3 6 वाला, ये बनेगा 5 2 6 वाला, दोनों तो हो चुके हैं। तो इसलिए कितने बनेंगे टोटल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो अब कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 9। टोटल ट्रायंगल कितने होंगे आपके, तो आपने कहा ये हो जाएगा 5 प्लस का 4, कितना हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा आपका 9 ट्रायंगल होंगे। ठीक है ना, कोई छूट तो नहीं रहा, देख लो भाई, और कोशिश कर लेते हैं भाई। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया, और जो है
5 तो 1 3 6 एक आपका बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 2 से आपका ही बन जाएगा 2 6 5, 3 से आपका बन जाएगा 3 1 6, तो पहले बता चुके हैं। 3 5 2 बन जाएगा, 3 5 2 बना गया, नहीं 3 5 6 बना है, 3 5 2 नहीं बना ना, 3 देखो 3 5 2 तो बनेगा ही नहीं, 3 5 6 बनेगा, ठीक है ना। ये कहाँ, ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे करके ऐसे बनेगा ये चीज़। अगर हम 5 से बात करें तो 5 से एक ये बनेगा, ये वाला, और एक 5 से ये बनेगा, देखो एक तो ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। 2 यहाँ से बनेंगे, ये तो हमने काउंट कर लिया ना, 2 5 6, 3 5 6 ये भी हो चुका है। 4 से अगर हम बात करें तो 4 6 और आपका एक 2 बनेगा, 2 4 6 कर लिया है, 2 4 6 हो गया है। एक देखो बच गया 2 4 6 वाला, एक ये बनेगा ना, एक ये बनेगा, एक और बनेगा भाई 2 4 6 भी बनेगा, 2 5 6 तो हो गया, 2 4 6 भी तो बनेगा। एक ट्रेंगल ये छूट गया था हमारा, देखो 2 4 6 कहीं नहीं बना है हमारा, तो ये आपका एक और बढ़ जाएगा। कितने हो जाएंगे टोटल? 10। कितने हो जाएंगे टोटल? 10 हो जाएंगे। एक हमारा स्किप छूट गया था भाई, उसको भी आपने यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आपका 10 जो है आपके सही हो जाएंगे, तो टोटल आपके 10 ट्रायंगल बनेंगे। भाई ये हमने काउंट तो कर लिया था 2 5 6, लेकिन ये कहाँ काउंट किया था? देखो 2 4 6 वाला भी तो बनेगा एक, तो टोटल आपके 10 ट्रायंगल बन जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड instruction INSTRUCTION which have as many letters between them in the word as in the English alphabet। शब्द इंस्ट्रक्शन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कि इनमें से कोई नहीं? नॉन ऑफ दीज। देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो जोड़े हम कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से। और जैसे ही प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की बात होती है अल्फ़ाबेट की, और बात होती है A to Z की, और A to Z की जब बात आती है तो बात होती है 1 to 26 की। तो हम यहाँ पर भी उसके कोड के द्वारा ही यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं। क्या दिया गया? देखो INS पूरा लिख लो पहले, INS TRUCTION लिख लिया। अब जरा इसके जो है सारे कोड लिख लो। देखो I का 9, N14, S19, T20, R18, U21, C3, T20, I9, O15 एंड N14। ओके, अब जरा देखो दो चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि जो आपका पेयर है वो हमेशा A to Z बनेगा, अर्थात पेयर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। पेयर जो है Z to A कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना, Z से आगे भी नहीं बनेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वर्णमाला एक राउंड अप में होती है, तो A के आगे A के पीछे Z और Z के आगे A। अगर अभी कभी Z के आगे A लिखा भी है तो Z से A का पेयर नहीं बनेगा, हमेशा पेयर A to Z बनेगा। अब यहाँ पर जो भी आपका अल्फाबेट बीच में आएगा उसके लेफ्ट और राइट दोनों आपको काउंट करना है। राइट में भी काउंट करना है, लेफ्ट में भी काउंट करना है, और दोनों तरफ बढ़ते क्रम में ही आपको काउंटिंग करनी है। कैसे काउंटिंग करेंगे देखो जरा, यहां पे जैसे 9 लिखा है तो आप 9 से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो नंबर आपके मुंह से निकलेगा अगर वो वहां पे रखा है तो उन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। क्योंकि यहां पर देखो लिखा है कि विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, उनके बीच उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन उतने होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 9 से हमने काउंटिंग स्टार्ट की, जो जहाँ लिखा वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, और हमेशा बड़े से ही उसका पेयर बनेगा। तो जरा 9 से स्टार्ट करो। देखो 9 के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आपके मुंह से जो नंबर निकला क्या वो वहां पर था? नहीं था ना, इसलिए कोई पेयर नहीं बनेगा।
अब इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं तो काउंट ही नहीं करना। अब आ जाओ 14 पे, जरा आगे काउंट कर, देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, देखो 20। अब देखो यहां से n से आपके t का एक पेयर बन गया, n से t का एक पेयर बन गया, ठीक है ना। देखो भाई 14 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखो और आगे, अब 20 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो आगे काउंट करने की आपको जरूरत ही नहीं। अगर बड़ा नहीं तो काउंट मत करिए, क्योंकि उस बड़े के साथ ही पेयर बनेगा, छोटे के साथ पेयर नहीं बनेगा। आगे जरा इसके लेफ्ट में 14 से बड़ा ही नहीं है। अब जरा 19 पे देखो, 19, 20, 19, 20, तो एक ST का पेयर बन गया, ठीक है ना। अब देखो 20 के बाद क्या आ जाएगा, 19, 20, 21। अब 21 से इधर बड़ा है क्या भाई, 21 तो यहीं पे आ गया ना, 21 से बड़ा है ही नहीं, आगे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। 19 के लेफ्ट में 19 से बड़ा है ही नहीं, काउंट मत करिए। 20 पे आ जाओ, 20, 21, 22। अब देखो इससे बड़ा कोई आ गया है ही नहीं, नहीं पेयर बनेगा। इससे बड़ा 20 से बड़ा इसके लेफ्ट में नहीं है, ये पेयर नहीं बनेगा। 18 पे आ जाओ, 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19, 20, 21, ठीक है ना। 18, 19, 20, 21। अब देखो 21 से इधर बड़ा है ही नहीं भाई, ये तो 20 से बड़ा है ही नहीं है, तो आगे पेयर बनेगा ही नहीं। इसके जरा लेफ्ट में काउंट करो, 18, 19, 20, 21। अब इससे बड़ा है नहीं तो पेयर बनेगा ही नहीं। 21 से बड़ा ना उसके राइट में है ना उसके लेफ्ट में है, तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा आ जाओ 3 पे, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं बनेगा, इधर काउंट करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो एक आपका C से किसका बन जाएगा, I का, एक बन जाएगा आपका C से I का, ठीक है ना। क्लियर है। 20 से बड़ा इधर नहीं, मत काउंट करो, इधर देखो बड़ा है, काउंट करो 20 का, 21, 22। अब देखो 22 से बड़ा है क्या, कोई नहीं है, 21 से तो बड़ा है ही नहीं है, तो 21 तो यहीं पर आ गया ना। 22 अब इससे बड़ा है नहीं तो काउंट मत करो। 9 पे आ जाओ, 10, 11, नहीं, इधर काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नहीं बनेगा। 15 पे आ जाओ, इधर नहीं, इधर काउंट करो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, नहीं बनेगा, क्योंकि अब 20 से बड़ा है ही नहीं इधर। 14, 15, एक बन जाएगा NO, एक बन जाएगा NO। 15 का देखो, एक बन जाएगा N से O का। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई पेयर। कितने पेयर बने, 4 पेयर। एक वर्ड से एक से अधिक पेयर बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने बनेंगे, 4, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ये, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ न्यूमरल्स हाउ मेनी टूज आर देयर ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाई 1 बट नॉट प्रीसीडेड बाई 4। निम्नलिखित अंकों की सूची में ऐसे कितने 2 हैं जिनमें से प्रत्येक के बाद 1 है लेकिन पहले 4 नहीं है। अब आपको देखो ये नंबर्स की एक सीरीज दी गई जिसमें 1 है, 2 है, 4 है। आपको इस अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 2 उसमें से फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 को बना लीजिए। जैसे कह रहा है कितने ऐसे 2 हैं, ठीक है ना, ये 2 बीच में होना चाहिए, जिसके बाद में तो 1 हो, इज फॉलोड बाई 1, बाद में तो 1 हो लेकिन पहले 4 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, आ जाओ, अब यहाँ अच्छा बाद में 1 भी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 4, 2, 1। अब पहले तो आपका 4 हो गया, पहले तो आपका क्या है, 4 है, इसलिए ये तो आपका नहीं होगा, ये तो आपका नहीं होगा। अब देखो अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपने कहा देखो ये हो जाएगा, ये इसी के आगे अगर आप चर्चा करें तो ये वाला आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपने कहा यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे ये 2 लेते हैं तो बाद में 1 नहीं है, ये भी नहीं होगा। भाई यहाँ पे 1 तो है लेकिन यहाँ पे पहले 4 है, इसलिए ये तो नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको मैं एलो कर देता हूँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके बाद 2 आपका यहाँ पर है, 2 आपका देखो ये हो जाएगा, कि ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 1 है, पहले 4 नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ले लो, तो आपने कहा कि एक आपका ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे
2 के बाद 1 है, उसके पहले 1 है, कि आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे आपका जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये दोनों हो जाएंगे, ध्यान रखना। एक ये हो जाएगा, ये 2 ये वाला, और एक हो जाएगा ये वाला, क्योंकि पहले आपका 1 है और बाद में आपका जो है यहाँ पे भाई 2 के बाद में आपका 1 होना चाहिए, पहले 4 नहीं होना चाहिए। तो पहले देखो यहाँ पे आपका 1 है, बाद में आपका यहाँ पे 2 के बाद 1 है, तो एक आपका ये 2 ये हो गए। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 4 है। अगर हम बात करें देखो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एक ये हो जाएगा आपका, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, यहाँ पे आपका 2 के बाद कितने हो गए देखो, तो आपने कहा 1 2 3 और 4 आपके होंगे। बात मेरी समझ में, कितने होंगे, 4। कौन कौन से देखो, एक तो आपका ये है, यहाँ पे देखो ये आया आपका, एक आपका जो है ये 2 के बाद 1 है, और एक आपका इसी के तुरंत बाद ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 के बाद 1 है, पहले 4 नहीं है, पहले उसके 1 है, तो 2 तो यहीं पर है। यहाँ पे अगर हम बात करें देखो, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 के बाद 1 है, 2 के पहले 1 है, इसलिए ये हो जाएगा। ये नहीं हो, क्योंकि पहले आपका 4 है, फिर आपका 2 के बाद 1 है ही नहीं है। कितने हो जाएंगे आपके जो है ये, इस कंडीशन के आपके 4 ऐसे 2 हैं जिनके बाद में 1 है, लेकिन पहले आपका 4 नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि इन अ क्यू A is 18th from the front while B is 16th from the back. If C is 25th from the front and is exactly in the middle of A and B, then how many persons are there in the queue? एक कतार में A आगे से 18वें स्थान पर है, जबकि B पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि C सामने से 25वें स्थान पर है और A और B के ठीक मध्य में है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 45 है, 46 है, 47 है, 48 है। देखो जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया रैंकिंग टेस्ट से। किससे पूछा गया? रैंकिंग टेस्ट से। अब रैंकिंग टेस्ट में यदि पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की बात होती है, ठीक है ना, एक व्यक्ति का आपको लेफ्ट और राइट से स्थान पता है, तो आप वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं n = l + r - का 1। लेकिन अब यहां पर तो 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो अब देखो कह रहा है कि एक कतार में अर्थात एक रो में जो है A फ्रंट से कितना है? 18th है। तो आपने कहा कि ये रो यहां से शुरू हुई और यहां पर A बैठा है और A जो है आपका कितने पे? 18th नंबर पे है। तो अच्छा ये बताओ, जहां से रो शुरू हुई वहीं से तो 18th नंबर पे है। तो अगर मैं कहूं कि A के पीछे कितने बच्चे, तो आप बोलेंगे A के पीछे जो है 17th बच्चे हैं, क्योंकि 18th नंबर पे स्वयं A बैठा है। इसी प्रकार से अगर मैं B की बात करूं तो देखो B जो है लास्ट से, जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है, जहां पे पंक्ति खत्म हुई, जहां पे पंक्ति खत्म हुई वहां से जो B है वह कितने नंबर पे है? वहां से B जो है 16th नंबर पे, 16 नंबर पे, जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है। तो B के पीछे 15 बच्चे होंगे। इतनी बात तो क्लियर है ना? A के पीछे 17 है और B के पीछे 15। क्लियर। अब अगर ये बीच की खाई भर जाए तो मैं टोटल बच्चे बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहां से यहां तक 16 बच्चे हैं, यहां से यहां तक 18 बच्चे हैं। अब अगर बीच के बच्चे मुझे पता चल जाए कि बीच में कितने बच्चे हैं, तो मैं आसानी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकता हूं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, C भी आपका इसी पंक्ति में बैठा है, ठीक है ना। इफ C is 25th फ्रॉम द फ्रंट, अर्थात शुरुआत से, फ्रंट मतलब कहां से हो गया? शुरुआत से। कितने नंबर पे है? 25th नंबर पे है। और एक बात ध्यान रखना, वो A और B के ठीक मध्य में बैठा है, A और B के ठीक मिडिल में है। मिडिल का मतलब ये हो गया कि इधर और इधर इन दोनों के बीच बच्चों की संख्या क्या है? बराबर। तो C की अगर मैं बात करूं तो C देखो यहां से यहां पर जब बैठा तो C का जो प्लेस वैल्यू है वो 25th है, वो 25th है। अब अगर मैं A और C के प्लेस के कंपैरिजन करूं, अगर मैं A और C के प्लेस का कंपैरिजन करूं तो आप बोलेंगे कि A है 18th नंबर पे, C है 25th नंबर पे। कितना ज़्यादा है?
तो आपने कहा कि सी जो है 7 स्थान आगे है, सी 7 स्थान आगे है किससे, ए से, तो 7वें पे स्वयं सी बैठा है ना। तो अगर इनके मिडिल की बात करूं कि इसके बीच कितने बच्चे हैं, तो ए और सी के बीच 6 बच्चे हैं, तो बी और सी के बीच भी 6 बच्चे होंगे। भाई 7 स्थान आगे है, 7वें स्थान पे स्वयं सी बैठा है, तो इनके मिडिल में कितने बच्चे होंगे, 6 बच्चे। तो जब सी जो है ए और बी के ठीक बीच में है, तो जितने बच्चे ए और सी के बीच होंगे उतने बच्चे बी और सी के बीच भी होंगे, तभी तो मिडिल में आ पाएगा। तो जब ए और सी के बीच 6 बच्चे हैं तो बी और सी के बीच भी 6 बच्चे होंगे। तो ये टोटल, अब देखो टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये आप निकालेंगे किस प्रकार से, या तो आप इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, 18 को, 6 को, 6 को और 16 को, या फिर आप यहां से यहां तक आ गए, सी तक कितना हो गया, देखो 25। अभी देखो ये हमें पता चल गया ना कि बीच में कितने बच्चे हैं, तो यहां तक ये खाई तो भर गई, ये भी हमको पता चलेगा 6 बच्चे यहां, तो आप यहां पे ऐड कर दीजिए 25 प्लस का आपका 6 और प्लस का आपका 16, कितना हो जाएगा ये 6 6 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, तो बचेगा 1 2 1 3 1 4, 47 आपका आंसर आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं 18 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 और 60 कितना हो जाएगा 46, और एक आप सी का स्थान जोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर 47 आ जाएगा। या फिर आप यहां तक आ गए, यहां से यहां तक की संख्या पता चल गई 25, इसके आगे आपको पता चला बी और सी के 6 बच्चे हैं, तो प्लस का 6 प्लस का 16, तो 22 और ऐड कर दीजिए 25 में, 47 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 47, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है 26 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर की विच वुड बी द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित का उचित क्रम कौन सा होगा आरोही क्रम में। आरोही मतलब असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। देखो दिया गया है आपका ट्रिलियन, 1000, बिलियन, 100 एंड मिलियन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से, शब्दों का तार्किक क्रम। तो अब देखो अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है ना, लास्ट में। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 100 आएगा, सबसे पहले 100 आएगा भाई, सबसे छोटा 100 ही तो है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 100। अच्छा 100 से बड़ा क्या है, तो आपने कहा 1000 है, 100 से बड़ा है 1000, 1000 से बड़ा क्या है, 1000 से बड़ा क्या है जिसमें दिया गया है। अब देखो आप अगर चाहें तो अब आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, अगर आपको ना चीज समझ में तो आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे यहां पर देखो सबसे पहले आपका क्या है 4 है, 4 किस में है आपका जो है सी और डी में है, तो ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब अगर इन दोनों में हम देखें तो यहां पे देखो आपका 4 के बाद 2 4 के बाद 2, ठीक है। फिर 3 और 5 में क्या आएगा, बिलियन आएगा कि मिलियन आएगा, तो पहले आपका बिलियन आएगा तब मिलियन आएगा, सबसे लास्ट में ट्रिलियन आएगा। तो देखो 1000 के बाद क्या आएगा आपका बिलियन, 1000 के बाद क्या आएगा आपका बिलियन, बिलियन के बाद फिर क्या आएगा आपका मिलियन, ठीक है ना, फिर आएगा मिलियन, मिलियन के बाद फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा मिलियन के बाद आपका ट्रिलियन, फिर आएगा आपका ट्रिलियन, फिर आएगा आपका ट्रिलियन, ठीक है ना। ये पूरा एक ऑर्डर आपका क्रम बनेगा। अब अगर सीक्वेंस की बात करूं देखो पहले आपका क्या आएगा 4, 4 के बाद फिर क्या आएगा आपका देखो 2, 2 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका 3, 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका 5 और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 3 5, 4 2 3 5 1, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉजिकल सीक्वेंस मतलब एक क्रम में लगाना है, ठीक है ना। और उसने कहा भाई इनको किस ऑर्डर में लगाए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कहता तो घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा सबसे लास्ट में सबसे छोटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नॉन वर्बल रीजनिंग से, ठीक है ना।
क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द वन इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनें जिसमें दी गई आकृति बिल्कुल सन्निहित है। अब ये आपको एक डायग्राम दिया गया, आपको बताना है कि ए बी सी डी में से किसमें ये आकृति, सेम यही आकृति आपकी अंतर्निहित है अर्थात एम्बेडेड है, उसमें जो है ये छिपी हुई आकृति आपको ढूंढना है। अगर आप फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में कहीं भी आपको ये आकृति नहीं मिल रही, देखो फर्स्ट में बात करें, फर्स्ट में मिल जाएगी, देखो ये ऐसे और ये ऐसे मिल जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, और ये देखो ऐसे, यही तो है, ये आकृति तो है, तो पहला ही आपका सही है। जब फर्स्ट मिल गया तो फर्स्ट ही आपका सही है। फिर आपका अगर और देखें तो बी में तो कहीं है ही नहीं है आकृति, सी में भी नहीं है, डी में भी आपका जो है, डी में भी आकृति नहीं है, देखो डी में भी नहीं है ये आकृति, डी में भी आपकी ये आकृति नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार से किसमें मिलेगी, केवल ए में है। जब ए में है तो फिर बाकी सब में किसी को होगी भी नहीं, ये बात सही है। तो ये आपके उसके लिए कि भाई आपको दिमाग में होगा नहीं और किसी में तो नहीं हो सकती, नहीं, एक में ही होगी। जो पहला ऑप्शन आपका सही तो बाकी कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका सही होना है। तो पहले में आकृति आपके सन्निहित है, तो आंसर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।